मुल्क में हालिया महंगाई, ख़राब माशी सूरत हाल का शिकार अवाम इलाज मालिज के हुसूल के लिए नाकाम। 5 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले कराची शहर में अस्पतालों के सालाना बजट तो अरबों में हैं, लेकिन अवाम को अक्सर औक़ात पैरासिटामोल की गोली भी मैसर नहीं होती, जिसकी असल वजह सरकारी अस्पतालों में बेलगाम बदउनवानियाँ और माली बेज़ाब्तगियाँ हैं, जिसमें कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब अव्वल नंबर पर है, जिसका सालाना बजट 16 अरब रुपए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है मेरा वो है आज का सिंध के जो हेल्थ के बजट्स बनाए जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, कितने होते हैं, क्या होता है, उसमें क्या नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। इसके अलावा आजकल ज़ेर बहस है एक मौजू रोबोटिक सर्जरी, उसके हवाले से हम बात करेंगे और दूसरे सेहत के मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो बहुत से अस्पताल ऐसे हैं कि जो पब्लिक सेंटर हैं और जिनके ऊपर पूरे हमारे सूबे का बल्कि दूसरे सूबों के भी मरीज़ों का रश होता है, वो NICUD अस्पताल है। तो कुछ बात हम NICUD हॉस्पिटल्स के हवाले से बात कर लेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। तो मैं सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ़ कराता हूँ आपको। तो जो हमारे पहले गेस्ट हैं डॉक्टर अमीर सोलंकी, जो कि मायनाज जनरल सर्जन होने के साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं और साबिक MS हैं रफ़ीकी शहीद अस्पताल के, और आप ये समझ लें कि रोबोटिक सर्जरी का आगाज़ भी इन्होंने रफ़ीकी शहीद अस्पताल में करवाया था, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का जी। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर मिर्ज़ा अली अज़हर हैं, जो कि साबिक मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हैं, साबिक सदर सिंध PMA भी रह चुके हैं, और इसके अलावा एनेस्थेटिक्स हैं यानी बेहोशी के डॉक्टर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, कि अगर ये लोग ना हो तो कोई भी सर्जरी इनके बगैर होना नामुमकिन है। तो मैं नहायत मुल्तमिस हूँ अपने दोनों गेस्ट का कि दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव डॉक्टर्स हैं और वो टाइम निकाल के आज हमारे स्टूडियो में हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं कि इसी मौज़ूआत पर बात करने के लिए कि मौजूदा हम कुछ सेहत की सूरत हाल से कुछ बात कर लें। तो सोलंकी साहब, आप मुझे बताइए कि KMC के अस्पताल हैं इतने सारे माशाल्लाह से, उनके क्या बजट्स हैं? क्योंकि हम तो यही सुन रहे होते हैं, यही देख रहे होते हैं कि अब्बासी के अंदर बजट नहीं, अब्बासी में दवाइयाँ नहीं है। हमारे भी कभी कोई दोस्त साफ़ी चले जाते हैं वहाँ पर, तो उनसे कहा जाता है जनाब ये लड़का खड़ा हुआ है सामने, इसको आप 2000 रुपये दे दीजिए, दवाई लेकर आ जाएगा और आपकी स्टिचिंग वगैरह ये कर देगा। तो इस तरह का वो माहौल है कि लगता ही नहीं है कि हम किसी पब्लिक सेक्टर या ऐसे अस्पताल में आ गए हैं। तो ऐसा निज़ाम KMC के अस्पतालों का क्यों है, और ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दें KMC के हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से। जी जी, देखें थोड़ा सा, अगर इसके हम पहले माजी में जाएं, हमारी जितनी भी हॉस्पिटल हैं जो टर्शरी केयर में खिदमात देती थी KMC की हॉस्पिटल्स, उनका अगर हिस्ट्री देखी जाए तो मेनली जो हॉस्पिटलों के नाम आते हैं उसमें अब्बासी शहीद है, सोबराज मैटरनिटी होम है, और रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल है, और फिर स्पेंसर आई हॉस्पिटल है। ये मेनली इनके बहुत बड़ा इनका नाम है। इनके जो शुरुआती दौर में अगर आप जाएंगे तो आपको बड़े बड़े इसमें लैंडमार्क्स मिलेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि कराची में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो शुरू हुई थी शुरू में, वो हमारी सोबराज हॉस्पिटल जो रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल है वहीं से शुरू हुई थी। मतलब फर्स्ट वहाँ एक सर्जन थे हमारे, उन्होंने ही एजाज़ है जनाब जी। तो मतलब ये है कि हमारी पब्लिक सेक्टर वो भी KMC जैसे का अस्पताल, और वहाँ ये तरीके इलाज स्टार्ट। उसके बाद कराची में बाकी हॉस्पिटलों में बाद में आना, सिविल हॉस्पिटल में भी बाद में आई, पहले वहाँ लेप्रोस्कोप आया था। तो इस तरह फिर अगर आप जाएंगे सोबराज मैटरनिटी होम, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान से पहले भी उसकी खिदमात हैं, उसके बाद भी वो बहुत ही अच्छी खासी एरिया को कैटर करता है। उसके अलावा अगर अब्बासी शहीद को देखें तो अब्बासी शहीद भी काफ़ी इवन बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को कैटर करता है और कराची को पूरे को करता है। और अब्बासी का रोल तो सबसे ज़्यादा है कि आप सुपर हाईवे कहीं पर भी लियाकताबाद या पूरे सेंटर में कोई हादसा होता है तो वहीं पर ही पेशेंट को लाया जाता है और वहाँ लोगों को मायूस होकर जाना पड़ता है कहीं और किसी अस्पताल। इसी तरह स्पेंसर आई हॉस्पिटल का भी बड़ा नाम है। यहीं के जो सर्जन थे रिजवी साहब, उन्होंने इसको स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाया था अपने ज़माने में। जी बिल्कुल। तो उस ज़माने में भी यही KMC थी, अभी भी वही KMC है।
लेकिन मकसद ये है कि अब उसको वो सूरत हाल बिगड़ी क्यों है, उसमें कुछ काफ़ी रीजंस हैं। अब जैसे सपोज करें ये जो अपना हमारे हॉस्पिटलों का ये जो हाल हुआ है, बजट तो हर साल पास होती है काउंसिल से, केएमसी की जो काउंसिल होती है वहाँ से पास होती है। उसके बाद में थोड़ा सा आपको बताऊं कि जब पैसा ज़ाहिर है जब आता है तो काम होता है। जैसे अपना ये अपने हमारे आए थे जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुस्तफ़ा कमाल, उस ज़माने में काफ़ी चीज़ें मिलती थी और फुल फ्लेज हॉस्पिटलें चलती थी। मैं जब एज ए यंग डॉक्टर आया था, मैं उस वक्त की आपको बात बताऊं, जब मैंने आपको बताया कि पहला लेप्रोस्कोप हमारी हॉस्पिटल में आया था, उस तो जमाने में मुस्तफा कमाल के ज़माने में आया था फर्स्ट? नहीं, मैं तो उससे पहले बहुत तो वो हमारे सर्जन थे डॉक्टर साहब, क्या नाम है, बदर सिद्दीकी साहब नाम ले लेते हैं क्योंकि बहुत बड़े सर्जन हैं कराची के, शुरुआती सर्जनों में बहुत अच्छे सर्जन थे। वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी लेप्रोस्कोप लाए थे किसी अपने सोर्सेज के हवाले से, जियाउल को डायरेक्ट उनके उससे ताल्लुक थे, तो उससे तो ये एजाज़ है हमारे हॉस्पिटल को कि लेप्रोस्कोप। क्लिफ्टन में जो हॉस्पिटल है साउथ सिटी, उसके जो मालिक हैं वो अभी नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो भी तो पायनियर है इसमें, मुमताज महर साहब, वो भी पायनियर हैं। पायनियर का मतलब है कि जी एसएमसी में पढ़ाते भी थे वो। जी जी, उसका मैं ये बताऊं कि वो पायनियर्स मतलब ये स्टार्टर जो हुए थे ना जो लेप्रोस्कोप में, तो वो उनमें उनका भी नाम आता है। ये बात सही है अपनी आपकी जगह पे। लेकिन इस साइड पे जो पब्लिक सेक्टर में पहला लेप्रोस्कोप यहाँ आया था, सिविल हॉस्पिटल में भी बाद में आया था, जिन्ना में भी बाद में आया था। अब मसला ये है कि ये जो इसमें कई रीज़न है। अब जैसे सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, जैसे सिंध गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें जो बजट आती है, बजट एलोकेट होती है, बजट के जो अखराजात होते हैं उसके जितने भी पावर होते हैं वो एमएसएस को होते हैं, जो वहाँ का एमएस होता है। यहाँ बदकिस्मती से जितने भी बजट आती है वहाँ पे हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है केएमसी का, सारा पावर उसके उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास उसको दे दिया है। हमें कोई चीज़ अगर 20 रुपए की भी मंगानी होती है तो हमें कोई पावर नहीं है, हम नहीं कर सकते। बजट बुक हमारे सामने पड़ी होती है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे हॉस्पिटल की सालाना बजट जो है, जो प्रीवियस जो बजट में आपको बताऊं 208 मिलियन थी। 208 मिलियन अच्छी खासी फिगर है। तो 208 मिलियन तो क्या, मैं खुद रहा हूँ 5 साल एमएस रहा हूँ, हमें कुछ भी नहीं दिया गया। हमारे 5 साल तो बहुत बुरे गुजरे और हमने फिर चैरिटी के बुनियाद पे इधर उधर से, जैसे आपने मिसाल दी कि सब कुछ हॉस्पिटल जैसे सोबराज भी चैरिटी पे काफ़ी चल रही है, आबादी शहीद में भी कुछ लोग चैरिटेबल काम कर रहे हैं। इस तरह मतलब ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का अब ये टग ऑफ वार है केएमसी और इन बिटवीन सिंध गवर्नमेंट। तो इससे पहले आक्ट्राय का अब अगर जिक्र में छेड़ूं तो आक्ट्राय जब टैक्सों की वसूली होती थी तो कराची में जो मना केएमसी को लोग जो है ना वाइट एलिफेंट कहते थे। हमारे हॉस्पिटलों में मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयाँ होती थी, मुझे याद है सालों तक जो है ना वो ख़त्म नहीं होती थी। अब तो पैरासीटामॉल भी नहीं मिलती है। तो ये जो सारा सिस्टम को कभी आके वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बन जाता है, कभी वो उसको आइन को तब्दील करके दूसरा बना लेते हैं। तो ये टग ऑफ वार है मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट की और केएमसी की। इस टग ऑफ वार जो पॉलिटिकल, इसको मैं कहूँगा कि ये पॉलिटिकली मैनूवरिंग है। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, बीइंग फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ये से डॉक्टर्स कितने मुतासिर होते होंगे कि जैसे कि आपको मैं बताऊंगा अब्बासी में डॉक्टरों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। देखिए ना, एक डॉक्टर मुझे पता है कितनी मुश्किल से बनता है और क्या क्या खराजात वो करके बनता है। जब उसको उसका मुशायरा भी ना मिलेगा वो तो मुझे बताएंगे वो कहाँ जाएगा, क्या फ्रस्ट्रेशन होगी। और जो उनकी इतनी महंगी तालीम जो FCPS वगैरह जो कर रहे होते हैं वो उसके भी खराजात नहीं निकल पा रहे कि CPSP की फीसें देनी है। तो इस बारे में कुछ बताइए ज़रा, कुछ हुकूमत को भी ज़रा कोई अपनी राय देंगे जनाब ये सिस्टम बेहतर हो। बहुत शुक्रिया रन साहब, ये आपने आज का प्रोग्राम रखा है। ये आपने जो कहा हुकूमत को बताएं, तो हुकूमत को जब बताए जहाँ वो चीज़ बताई जाती है जिसका किसी को इल्म ना हो, तो हुकूमत को बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हुकूमत को पॉलिसी मेकर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, फाइनेंस डिवीजन में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बताने की इसलिए जरूरत नहीं है कि उनको
पहले ही पता है सारा, और जो कुछ हो रहा है उसका किया धरा भी उन्हीं के सर पे जाता है, इसलिए दे आर द मैनेजर्स, दे आर द ऑर्गेनाइजर्स, दे आर द मैनेजमेंट, सारी वही चला रहे, दे आर द पॉलिसी मेकर्स, जो चीज़ें पॉलिसियाँ बनती हैं तो उन्हीं के हाथ में है ये। तो ये जैसे डॉक्टर सोलंकी साहब ने बात की अभी, तो ये चूँकि अब ये जो हमारे सिंध गवर्नमेंट की अगर हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ डिफरेंट एंटिटी, और आप जो KMC या आपकी जो लोकल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उनका एक मुख्तलिफ अपनी हर चीज़ है। सोशल सिक्योरिटी है हमारी, जब मैं काम करता था वहाँ पे वो एक डिफरेंट होता है। हमारे सोशल सिक्योरिटी में फंड्स की कभी कमी नहीं होती थी, इसलिए कि हमारे फंड्स जो है जनरेट होते थे, कंट्रीब्यूशन होता है फैक्ट्रीज का, तो उसमें हम लोग अच्छा उस जमाने में अपनी मर्जी की चीजें। लेकिन सर अभी बहुत बुरी सूरत हाल है, मैं आपको बताऊं, अब हो गई होगी, इसलिए मैं 10 साल जाली दवाइयां 10 साल से और एक और भी क्राइम वहाँ मुझे पता चला, उस पर मैं स्टोरी कर रहा हूँ 10 साल पहले तक, कि एक बंदा जो कि मतलब यहाँ पे कोई OT टेक्नीशियन है, तो वो OT टेक्नीशियन की तनख्वाह 1 लाख 1.25 लाख रुपए, तो वो 20-25 हजार में किसी दूसरे को खड़ा करके वो जा रहा है, वो कोई पूछने वाला नहीं। उस पर कई अमवात भी हो चुकी हैं। तो वली का अस्पताल ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है चीज़ों का मिसमैनेजमेंट है। चाहे आप किसी भी जगह पे चले जाएं, मिसमैनेजमेंट जहाँ पे होगा, एक तो हमारे मसाइल हैं। पहले बात तो ये कि हमें मसाइल पे बात करनी चाहिए कि हमारे हेल्थ के मसाइल जो हैं बुनियादी तौर पे वह है क्या। सर आज तो मसाइल पे भी फोकस कर रहे हैं। मसाइल पे बात करेंगे, जब मसाइल को आप तय कर लेंगे ना, ये मसाइल है, तो फिर आप मसाइल की बात करेंगे। जब मसाइल होंगे तो ये मसाइल हल होंगे, अगर मसाइल नहीं है तो मसाइल भी सर मसाइल तो बहुत है, मसाइल बहुत है, आपने बजट्स बहुत हैं, बिल्कुल बहुत। अब आप NICVD की मिसाल ले लें, वो 16 अरब का सालाना बजट सर NICVD। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि मसला बहुत है, लेकिन मसला ये है कि अगर आपका बजट कहीं 100 रुपए का बजट है ना किसी जगह पे, और उसमें से अगर 90 रुपए खर्च हो जाए मसाइल को हल करने में, तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, तकरीबन सारे मसाइल हल हो जाएंगे आपके, और 10 रुपए आप छोड़ दें इधर उधर। लेकिन यहाँ हो रहा उल्टा, यहाँ हो रहा उल्टा, वहाँ 10 रुपए बचते हैं आपको मसाइल हल करने के लिए, और 90 रुपए जो है वो इधर उधर चले जाते हैं वो। तो ये प्रॉब्लम 90 और 10 का जो है ना, ये जब तक बैलेंस बराबर नहीं होगा, या जब तक इसके ऊपर कोई पकड़ नहीं होगी, जब तक इसके ऊपर कोई ब्रेक नहीं लगाया जाएगा, आपके मसाइल यहाँ के यहीं रहेंगे आपके। जनरलाइज मतलब है कि अब ये बात में अगर हम करें तो प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त आपका जो सबसे बड़ा मसला है, अच्छा इस वक्त हम जिस ईरान में रह रहे हैं इस वक्त, तो गुज़िश्ता फॉर द लास्ट 12-13 साल से 18वीं तरमीम आ गई। अब तो खैर लोगों के शुक्र शुबात कर रहे हैं ना कि अभी आजकल, पहले नहीं किए किसी ने, आज लोगों को शुक्र शुबात में अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ठीक है आप बदल दें, आके बदलने का एक तरीक़ेकार है, ऐसे तो नहीं बदला है। 18वीं तरमीम तो है ना, दैट्स द लॉ, आपका कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारे सूबों के अपने अपने इख्तियारात हैं कि जो सूबे बहुत अरसे से इस मुल्क में डिमांड कर रहे थे कि हमें इख्तियारात मिलने चाहिए। अब जो एजुकेशन और ये और सारे क्या नाम अपना हेल्थ और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सूबों की अपनी जिम्मेदारी, तो उसमें सूबे अपने बजट खुद जनरेट करते हैं, और कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से वफाकी, ये अब तय बात है, इसमें तो कोई दो बात है नहीं इसके अंदर। तो अब हर सूबे की अपने अपने इलाके में, अपने अपने डोमेन में, अब सूबे सिंध के साथ मसला क्या है, सूबे सिंध के साथ और पर्टिकुलरली कराची के साथ क्या मसला है। अभी आप देख रहे हैं अखबारात में, आप पढ़ रहे हैं कि साहब कोंगो वायरस के जो पेशेंट हैं वो कोयटा में, 1-2 बेचारे डॉक्टर भी उसमें जाम बाक हो गए, दूसरे भी थे, वो पेशेंट वहाँ से कराची ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मतलब कोई भी सीरियस पेशेंट हो पूरे बलूचिस्तान में कहीं से भी है भाई, वो सीधा कराची, वहाँ से बैठाएंगे वो कराची लेके आएंगे। कराची इज कैटरिंग नॉट ओनली सिंध, हाँ मतलब है कि सिंध के साथ प्रॉब्लम ये है कि सिंध, कराची एक बड़ा शहर है, कर रहा हूँ ना आपसे सर, ये बड़ा शहर है कराची। उसके अलावा सिंध के तकरीबन सारे बड़े शहर, खैरपुर है मेडिकल कॉलेज है, लाड़काना है मेडिकल, सखर है मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, नवाबशाह है वहाँ मेडिकल कॉलेज है, हैदराबाद है वहाँ मेडिकल कॉलेज है, टंडो मोहम्मद खान है, ये है पीरपुर खास है, सब जगह जहाँ प्रिवेंटिव केयर नहीं, जहाँ मेडिकल कॉलेज, बात सुन लें आप, जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे पूरी फैकल्टीज होती हैं, फैकल्टीज में प्रोफेसर होते हैं, हर कैटेगरी के, हर सब्जेक्ट के प्रोफेसर होते हैं। तो वो वहाँ पे उन इलाकों को हमें डेवलप करना चाहिए कि एक पेशेंट अगर फर्ज करें कि कश्मीर में अगर बीमार होता है तो कश्मीर से सक्कर उसके लिए ज़्यादा करीब है कि वहाँ अपने घर में रह के अपना इलाज कराए। लेकिन वो बेचारा मरीज जो है ना, क्या है कि जिस वहाँ से वहाँ आएगा, आगे से आएगा, उससे नहीं साहब उसको कराची ले जाए, उसको वो कराची जाकर डंप हो जाएगा वो। उसके बाद कराची की आबादी जो बढ़ रही है, इसमें तमाम सूबों के लोग जो हैं वो कराची की तरफ राग़िब हो रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, उनका मुल्क है, अपना हर आदमी हर जगह पे जाकर रह सकता है, किसी को भी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका कि आप कहीं भी, उसकी वजह से यहाँ की आबादी स्वेल कर रही है। मतलब तो जो आपके कराची की फैसिलिटीज़ आपके पास है, या कराची के अंदर जो आपकी जो कॉम्पिटेंसी है ना, या आपके कराची में जो रिक्वायरमेंट है और जिसकी जो चीज़ें हैं मतलब सर्विस देने वाली आपको, वो उसको कैटर नहीं कर पा रही है। तो थैंक्स गॉड कि कराची में इस वक्त कुछ ऐसे इदारे काम कर रहे हैं कि जो हुकूमत का काम
एक शख्स कर रहा है, यहाँ पे हमारा सिस्टम काम नहीं करता है, अनफॉर्चुनेटली हमारा एक आदमी काम करता है। तो मैं भी एक आदमी काम करता है, एक आदमी से मुराद ये कि मिसाल के तौर पे ऐसा ही उठी है, एक शख्स ने मतलब है कि बना के पूरी एम्पायर खड़ी करके उसको फैला दिया, यहाँ से लेके सक्कर तक और वहां तक वो सब चल रही है। उसका आप इंडस हॉस्पिटल देख लें, उधर आप ये देख लें, कोईकोट हॉस्पिटल देख लें, एनेस्थीसिया के जमाने में आज से 40 साल पहले, अब सिंध के छोटे छोटे अस्पतालों में तो वहाँ एनेस्थेटिस्ट तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। कोई एमबीबीएस डॉक्टर 2-4 महीने कहीं प्रैक्टिस करके आ गया, सीख के आ गया, या अगर वो भी नहीं होता था तो वहाँ पे जो स्वीपर होते थे उनको कहा जाता था भाई। मैं इस अभी ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर मिर्जा अली अजहर से मैं बात करूँगा और कंटिन्यू करेंगे अपनी इस डिस्कशन को। आप लोगों के लिए मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और मिर्जा अली अजहर से भी बात करते हैं जो डिस्कशन कर रहे थे। तो सर प्लीज कंटिन्यू ऑन। हाँ, तो अर्थ में ये कर रहा था कि जो कराची में जितनी कैपेसिटी है मतलब काम करने की, उसके अंदर इंडिविजुअल लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जी हाँ, आपने बताया फिलैंथ्रोपिस्ट थे जिन्होंने पैसे जमा करके और सेल्फलेसली लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाए, लोगों के लिए मैटरनिटी होम बनाए, कोईकोट हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसे बीमारी का इलाज मुफ्त होता है। जी, फिस्टुला का डॉक्टर शेरशाह का भी बहुत अहम किरदार है। कहीं मतलब है कि नहीं होता पूरे पास। यूएनएफपीए का डॉक्टर शेरशाह का हम अगर बात ना करें, इसी तरह से आप मतलब दूसरी जगहों पे आप चले जाएं तो दुनिया भर का मरीज यहाँ पे आता है पूरे पाकिस्तान से अरबुल आके। उसके बाद फिर हमारे बराबर मुल्कों के जो बराबर के हैं उनके भी लोग हैं, वो भी मतलब उनका इन्फ्लक्स भी कराची की तरफ है। आपको यहाँ ईरानी भी मरीज आपको मिलेगा, यहाँ आपको बंगाली मरीज मिलेगा, यहाँ आपको बर्मी मरीज मिलेगा, सब मतलब मैं जाता था वहाँ अपने हॉस्पिटल में, पेशेंट आते थे, कहाँ हैं जी हम बर्मा के हैं, वो यहाँ रहते हैं बाकायदा, वो इस तरह से करके। तो मकसद करने का बजट आप जितना मर्जी बना लें, एक तो उसके अंदर से बजट बनाने के बाद सबसे पहला काम तो ये है कि उस बजट की ईमानदारी के साथ जो है ईमानदारी इस पर अभी मैं बात करूँगा कि अभी आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के भी मौलवी देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कोई सिस्टम बनाएंगे कि आपकी कोई गवर्नेंस हो इन अस्पतालों के ऊपर। खैर सरकारी अस्पतालों पे तो होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट पे तो हो सकती है, मतलब निजाम में कोई बेहतरी हो जाए कि ये मिसमैनेजमेंट खत्म हो जाए। ये कुछ नहीं, देखे वो जो हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो मैं हेल्थ केयर कमीशन का इलेक्टेड कमिश्नर हूँ, और हमारे कमिश्नर्स जो होते हैं तो वो मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़, जैसे मिसाल के तौर पर आपके मसाइल जो हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से हैं वो क्या है। सबसे पहला काम तो ये है हेल्थ केयर कमीशन का कि जितनी भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं, एक नॉर्मल क्लिनिक से लेके और बड़े से बड़े अस्पताल तक पूरे का पूरा जितना भी आपका ये है ना, दे हैज़ टू बी मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हर फैसिलिटी का रजिस्ट्रेशन, चाहे वो। लेकिन अभी सिर्फ बड़े अस्पताल रजिस्टर हुए हैं और बाकी रजिस्ट्रेशन की सूरत बहुत खराब है यहाँ पर। तो नंबर एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि आपके जो सबसे बड़ा नासूर है आपके माशरे में वो आपका क्वैकरी है वो जी, और क्वैकरी उसमें कोई तवज्जो नहीं है, उसने तवज्जो बहुत है उसके ऊपर। सर वो कहते हैं हम कर ही नहीं रहे, वो भी मेरे पास प्रोग्राम में आ चुके हैं सीईओ साहब, उन्होंने कहा नहीं मेरी भी तवज्जो तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के ऊपर। हाँ, नहीं मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना, मतलब क्वैकरी एक ऐसा नासूर है कि इसमें इसकी बहुत सारी जहतें हैं। इसकी जी जहत वो ये है कि एक शख्स जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर है, 3-4 जगह उसने क्लिनिकें खोल रखी हैं, वो उसके अपने क्लिनिक के ऊपर कोई डिस्पेंसर बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, वो नाम सब जगह पे उसका लिखा हुआ है, मतलब वो 3-4 जगह कर रहा है। वो एक डॉक्टर है, उसने DHMS किया हुआ है, उसने होम्योपैथिक की डिग्री ले रखी है, और वो बैठा हुआ है, लिखा हुआ उसने अपने नाम के साथ डॉक्टर है, और होम्यो डॉक्टर नहीं ले, डॉक्टर लिखते हैं वो DHMS लिखते हैं, वो रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं जाके एज ए होम्योपैथिक के डॉक्टर की, और वहाँ पे कम्प्लीटली मतलब वो जो है ना वो करते हैं, क्या कहते हैं, अपना एलोपैथिक की प्रैक्टिस करते हैं वो। उसके बाद कोई हकीम साहब हैं, उन्होंने अपनी हिकमत किया, वो हमारे अब वो भी रजिस्टर होते हैं हमारे एक्ट के मुताबिक, हिकमत में रजिस्टर। तो आप अगर हकीम हैं, आप अगर होम्योपैथी, हमें कोई एतराज़ नहीं है डॉक्टर, ना में डॉक्टर्स को एतराज़ है और ना मुझे कमिश्नर को या हमारा जो इदारा है हमें उसको एतराज़ नहीं। आप हिकमत करें, जो आपका अपना डोमेन है उसमें करें, लेकिन वो हकीमों के अपने कैप्सूल मिलते हैं आजकल बाजार में, उसको खोल के उसके अंदर वो गोलियाँ डाल के कर आके वो अपना भाई बड़े हकीम साहब के हाथ में बड़ी शिफा है। वो शिफा इसलिए होती है कि वो दवाएं जो इस्तेमाल करें उनको खुद भी नहीं पता होता कि कौन, वो पता कर लेते हैं कि ये दवा फलानी बीमारी के लिए अच्छी है। इसी तरह से हमारे होम्योपैथिक जो भाई हैं वो भी क्या करते हैं कि अपना वो ड्रिपें लगा रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेरॉइड का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं। और दूसरी बात ये कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं पेश कर रहा हूँ मैं कि हमारा जो टोटल हेल्थ केयर कमीशन का जो स्टाफ की हमारे पास गुंजाइश है वो तकरीबन 200 से ऊपर है, 210 या 215, इतना मतलब कि इतने लोग हम यहाँ अपॉइंट कर सकते हैं अपने पास। लेकिन इस वक्त हमारे पास आधी जो कैपेसिटी है
वो खाली है और आधे मतलब कि हमारे पास स्टाफ है। तो रिक्रूटिंग करें सर, क्यों नहीं हाँ, करें? तो रिक्रूटिंग कर रहे हैं। अभी हम अभी नए आए हैं ना, चीजें तेज करें। अभी आए हैं नए। अभी तो हमने नए से मुराद ये कि 1 साल पहले जो पिछला वाला जो बोर्ड था वो अपना टेन्योर, सीईओ साहब से मैं मिला था, वो कह रहे थे जो हमारी जो स्मूथनेस थी बोर्ड ऑफ गवर्नर के आने से वो अब जरा मुतासिर हो गई है, वो जरा कम हो गई है। कम हो गया। अब उनका ख्याल हो गई है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर मतलब जो हमारा टेन्योर खत्म होगा, अब अभी फौरन तो हमारे बारे में कोई किसी किस्म की कोई राय नहीं दे सकते ना। जो हमारा टेन्योर खत्म होगा, जब हम जाएंगे छोड़ के, तो जो अपने लेगेसी, तो उसके बाद उसका एक बोर्ड बनेगा, चार्ट बनेगा कि भाई इससे पहले हम इतने अच्छे थे, अब हम इतने बुरे हो गए, या हम इतने बुरे थे हम इतने अच्छे हो गए। तो आप टाइम आप चलिए जी, उम्मीद करता है कि आप इतने अच्छे हो जाएं। नहीं, अल्लाह करे, हम कोशिश करेंगे। हम आपको याद रखें कि भाई कि आपको डिलीवर करके गए। हम दैट इज योर ब्रेन चाइल्ड। आई थिंक इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ द पीएम है। नहीं, मैं ब्रेन चाइल्ड ऑफ पीएम है। यस, नो डाउट अबाउट इट। हमारा बनाया हुआ बच्चा है, हमने मतलब इसको बड़े होते हुए देखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन कामों के लिए बनाया गया था इसको, वो काम उस तरीके से नहीं हुए जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत सारी कमी बेशी उसके अंदर है, बहुत सारे मसाइल हैं, और उस मसाइल की निशानदेही हमने की है, उनको हमने टेकअप किया है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमने अपना जो मेरे पास मतलब इस वक्त जो जिस चीज़ का मैं चेयर हूँ, या मतलब मैं उसका इंचार्ज हूँ, आई एम द इंचार्ज ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड क्या नाम है, लाइसेंसिंग का। अब उसके ऊपर जो है लाइसेंसिंग के भी बड़े मसाइल हैं। पहली बात तो है कि लोग तावन नहीं करते, लोग खौफजदा होते। तो मैं एक हमारे रेगुलेटर का रवैया इस तरह का है ना, लोग एफबीआई में एनटीएन आपके तवज्जुह से नहीं लेते हैं, लोग इसी वजह से कि यार वो टैक्स नेट में आगे तो तंग करेंगे। क्लियरली कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि आप खौफजदा ना हो, इसलिए कि इसमें आपका फायदा, आप रजिस्टर्ड होंगे। कल को देखें, कॉम्प्लिकेशन किसी के साथ भी हो सकती है, कोई मिसहैप किसी के साथ भी हो सकता है, कोई मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि एक तो कॉम्प्लिकेशन होती है, और एक जो है वो होता है मिसहैप हो गया, या ये कि कोई हादसा हो गया, या ये कि कोई उसके साथ ज्यादती हो गई, मरीज के निगलेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिली जुली। हमें हमारा काम ये है कि कॉम्प्लिकेशन तो दुनिया के हर काम में मौजूद है ना। अब कोई आदमी पेंसिलिन से एलर्जी कर गया, तो किसी को पता नहीं है, पेंसिलिन की कोई दवा दे दी, उसको रिएक्शन हो गया, इसको हम कॉम्प्लिकेशन कहेंगे। लेकिन कोई गलत इंजेक्शन वगैरह लगाना एक है, और उसकी जगह पे दूसरा लगा दिया, वो नेग्लिजेंस हो गया। दोनों में ये छोटा सा फर्क है। तो ये हर जगह पे होती है। तो आप रजिस्टर्ड होंगे तो आप कम से कम इस इदारे के साथ, इदारा आपके साथ खड़ा होगा कि भाई एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, और उसकी जो भी कार्रवाई होगी, उस जो आपके पास शिकायत आएगी, हमारे पास शिकायत आएगी, हम करेंगे। तो उसके अंदर एक बैलेंस रवैया अख्तियार किया जाएगा। पहली बात तो ये कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको ये हक नहीं कहने का कि भाई हमारे साथ मतलब है कि जाती हो रही है, जाती नहीं होगी इसमें। दूसरी बात जो है, मैं अहम ये कहना चाहूँगा कि लोगों को हेल्थ केयर कमीशन से खौफजदा नहीं होना चाहिए। अपनी रजिस्ट्रेशन का जो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना से ज्यादा आसान एड्रेस नहीं होंगे लोगों के, तो लोग भी खौफजदा होंगे। आम तासुर जो लोगों का वही कायम रहेगा, जो आम तासुर है रेगुलेटर के बारे में। आसान से आसान तर बनाए इसको, जितना रजिस्ट्रेशन आसान हुए। आपका एक क्लिनिक है, आपका एक हॉस्पिटल है, आपको इतनी कॉम्प्लिकेशन है, इतने कागज है, इतने फला, आप तंग हो जाएंगे कि भाई ये क्या, बहुत सारी चीज़ें आपको समझिए। हमने आप ऑनलाइन सिस्टम हम करेंगे इसका। ऑनलाइन करने के बाद आप अपना क्लिक ऑफ बटन के साथ जाएं, जाके उसकी वो निकालें, जो चीज़ उसमें आपसे मांगी कर रही है उसको फ्लिप करके आपको भेज दें, ऑटोमेटिकली मतलब है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसमें हमारा बर्डन भी कम होगा, और हमारे जो फील्ड के लोग हैं उनका भी कम होगा। तो सर, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल की तरफ आप जा सकते हैं, आपको कानून तो इजाजत देता नहीं है कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल की तरफ आप जाएं। क्यों, वो भी जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो सर, उनके निजाम की बेहतरी के लिए कोई आपने प्लान अपना ऐसा किया है? क्योंकि पहली जो आपकी मीटिंग हुई उसमें तो ऑडिटोरियम की तजवीज़ आ रही था। पहली जो मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग जो आप लोगों की हुई थी, उसमें तो शायद ऑडिटोरियम बनाने के लिए कुछ बात की गई थी कि ऑडिटोरियम बेहतर बनाया जाएगा, उसको कुछ रेनोवेट किया जाएगा। नहीं, ऑडिटोरियम अपना बोर्ड रूम हमारा, बोर्ड रूम का बस हमारी जगह, इसलिए कि जिस जगह पे हम रेंटेड उस पर जगह पे रहते हैं, उसके ऊपर बात हो रही थी कि रेंटेड को हम क्यों नहीं कर सकते कि हम अपनी जगह को ऐसी खरीद लें, जो इतना हैवी अमाउंट हम हर महीने किराए पे देते हैं। और रेंटेड जगह रेंटेड ही होती है ना, आप उसके मालिक तो नहीं बन सकते। आप 50 साल भी आप रहे तो आप रेंट, तो हम अगर अपनी जगह को खरीद लेते हैं अपना, अगर हमारा, तो वो डिस्कशन था इसमें, तो वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर ऐसा कोई बोर्ड, पब्लिक सेक्टर की बेहतरी के लिए क्या, पब्लिक सेक्टर की बेहतरी के लिए ये है कि भाई पब्लिक सेक्टर के अंदर तो सीधी बात है कि हेल्थ केयर कमीशन उसमें मतलब उनको रजिस्टर ही कर सकता है ना, या उनकी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, या उनके जो प्रॉब्लम्स हमारे पास, उनकी बजटिंग और करप्शन के खात्मे के लिए, करप्शन के खाते का हमारे हाथ में नहीं है। करप्शन के इल्जाम तो हेल्थ केयर कमीशन के लोगों पे भी लगे हुए, मतलब और इसमें कोई इसमें मतलब कोई शायद इतना वो भी नहीं है कि डेफिनेटली शविश्ते नहीं है। देखें, करप्शन तो हमारे यहाँ फैला हुआ है, मतलब पूरे जड़ों में फैला हुआ है। तो सोसाइटल एक्सेप्टेंस आ गई है, एक्सेप्टेंस अफसोस की बात है, ये भी आ गई है। तो मतलब कहने का ये कि मैं कहूँ कि साहब वहाँ करप्शन हो रही है, तो आप मुझसे कहेंगे कि आपके यहाँ जो हो रही है उसका आप क्या कर रहे हैं, तो मैं उसको डिनाई तो नहीं कर रहा हूँ, और मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आते हैं, लोगों की शिकायत है, वो आके हमसे पैसे तलब करते हैं।
अगर कोई किसी के पास इस किस्म की, मैं पब्लिकली आपके पास इस प्रोग्राम में आम पब्लिक को, और आम मतलब है कि जो लोग हैं जो रिलेटेड हैं अपने आप को, अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको रजिस्टर कराने में इंटरेस्टेड हैं, मैं उनको खुल के ये बात कह रहा हूँ कि वो अगर ऐसा है तो एज लॉन्ग एज आई एम द चेयर, आई एम द इंचार्ज ऑफ दिस शोबा, ये वाला जो है शोबा जिसमें रजिस्ट्रेशन और ये करनी है, इसमें मुझे मतलब ये बताएं कि किस आदमी ने आके उनसे मतलब क्या क्या तलब किया उसमें, उसके बाद फिर मेरा और सही सही। सर अभी भी ऐसा करें कि सर कम से कम सरकारी अस्पताल जो पब्लिक सेक्टर अस्पताल हैं उनमें सर कोई तनख्वाहें का सिलसिला होना चाहिए, कुछ वहाँ कोई सिस्टम होना चाहिए कि हेड नर्स की क्या जिम्मेदारी है, किस नर्स की कितनी तनख्वाह होनी चाहिए। अगर आप ये NICVD का सिस्टम देखें तो अभी वहाँ पे जो लोअर स्टाफ है, मैं समझता हूँ दैट्स द बैकबोन ऑफ एनी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भी नर्सिंग स्टाफ वगैरह हर जगह पे वहाँ पर भी जो है तनख्वाहें जो है वो नहीं मिल रही है। और पैरामेडिक्स जो है दुनिया के अंदर कहीं भी आप चले जाएं, पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है, जितना अच्छा कॉम्पिटेंट पैरामेडिक स्टाफ होगा, आगा खान की कामयाबी की वजह यही है। एग्जैक्टली आगा खान के अंदर अभी भी अगर आप जाएं वहाँ जाके पेशेंट को एडमिट करें, और पेशेंट अगर लेबर में है, डिलीवर होने जा रही है, वो ये उनका ये है कि भाई पेशेंट को जो डिलीवर कराएगी वो वहाँ की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी साहब जी कैसे डॉक्टर मिनाज किदवाई साहब, अभी आपका ही जिक्र हो रहा था मिर्जा रियाज साहब के साथ के यू आर द फर्स्ट CEO ऑफ हेल्थ केयर कमीशन, लेकिन अभी हम बात करेंगे आपकी एक्सपर्टीज के हवाले से कि जो आपकी हेल्थ के में एक्सपर्टीज हैं, जो बजटिंग के हवाले से हैं आपकी और दूसरी कंसल्टेशन के हवाले से हैं, तो इस सिलसिले में जरा कुछ बताएं कि हमारे यहाँ जो हेल्थ बजट किस तरह का होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं डॉक्टर सोलंकी से यही बात कर रहा था कि जनाब KMC के पास अस्पतालों में बजट ही नहीं है, इनके पास पैरासिटामोल देने के लिए पैसे नहीं है, और यहाँ पर हमारे जो बहुत से ट्रेडिशनरी केयर अस्पताल हैं, जैसे आपका ये NICVD हो गया, JPMC हो गया, JPMC वाले रोबोटिक सर्जरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, 16 अरब की बजट NICVD के पास है, तो ये निजाम किसी तरह से बेहतर हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम हो सकता है, सबके साथ एक इंसाफ कैसे किया जा सकता है, ये बताएं मुझे। सबको और बहुत शुक्रिया आपके सवाल का मुझे देने का क्वेश्चन में। असल में चीज ये कि जो हेल्थ केयर फाइनेंसिंग है उसमें आपकी जो है ना वो प्रायोरिटीज देखी जाती है कि आपकी मुल्की या इलाकाई या सूबाई प्रायोरिटीज क्या है, और उन प्रायोरिटीज में सबसे बड़ी बात जो देखी जाती है वो ये कि आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर का निजाम है वो किस किस्म का है, और उस पर पहले फोकस की जाती है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो प्राइमरी केयर प्रिवेंशन कम्युनिटी हेल्थ का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं प्रिवेल इतना करता है कि मेजॉरिटी ऑफ बीमारियां जो है वो बचाई जा सकती हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फोकस है वो हॉस्पिटल सेटअप पे और सिस्टम पे जो है ना वो ज्यादा है, तो उस लिहाज से जो बजटिंग सबसे पहली चीज आती है वो आपके प्रायोरिटीज, आपकी नेशनल प्रायोरिटीज, प्रोविंशियल प्रायोरिटीज, डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटीज, यूसी प्रायोरिटीज। तो मेरे ख्याल में अगर इसको हम बॉटम अप अप्रोच एक लेकर चले प्रायोरिटी सेटिंग के हवाले से, और उसके बाद एक फाइनेंसिंग का सेटअप क्रिएट किए जा रहा हो, तो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम अपने कमरों में बैठ के जो है ना वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और रियलिस्टिक और नीड बेस्ड ना। तो किदवाई साहब ये बताएं कि फाइनेंशियल प्रायोरिटीज जो हैं वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से शायद NICVD को दी गई है, 16 अरब का बजट है, इतना शायद JPMC का भी नहीं है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि वाकई में क्या NICVD को 16 अरब का बजट रिक्वायर है क्या? देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी जो प्रायोरिटीज है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करने की जरूरत है। उसके बाद हम देखें कि अगर वो चीज हम अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके बाद कहाँ कहाँ नेक्स्ट हमारी प्रायोरिटीज। डेफिनेटली एक बजट रिक्वायरमेंट है NICVD कंपनी का जहां वो चल रहा है, मगर उसके पहले भी NICVD हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं, कोर्ट में केसेस से चल रहे हैं। तो ये कि पहले तो उसकी शफाफियत जो है वो देखने की जरूरत है कि आया इस बजट में जो चीजें मुख्तस की गई हैं क्या वो सही इस्तेमाल हो रही हैं या उनके हवाले से कोई इश्यूज हैं जिनको देखना जरूरी है। तो उसमें अगर हम एक इंडिपेंडेंट कमेटी सॉर्ट ऑफ डेवलप कर ले जो कि इस चीज को एश्योर कर सके, जहां जहां पे इस किस्म के बजट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो जरूरी है हासिल करना। जी, तो आपका जो जोर है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, यानी शफाफियत के ऊपर, तो शफाफियत का तो सब पूरे पाकिस्तान में ही मसला चल रहा है, और खासतौर से हमारे अस्पतालों में जो नेग्लिजेंस है ये देखें, अस्पतालों में कोई नेग्लिजेंस अगर होती है तो वो इंसान की जान पर आती है, और ये एक बहुत बड़ा एक मसला बनता है। तो आपके जहन में कुछ ऐसा कोई आइडिया है कि आप दे सके कि हमारे जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं
वो शफाफियत का निज़ाम कायम कर सकें, या एज एन इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट आप कुछ अपनी तजवीज़ दे सकते हैं कि कोई ऐसा डिजिटलाइज सिस्टम है जिसकी वजह से प्रायोरिटीज़ देखी जाए कि भाई प्रायोरिटीज़ कहाँ पर हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें जरूरत है डेटाबेस डेवलप करने की। अच्छा। अगर आपके पास डेटाबेस ही नहीं है प्लानिंग करने के लिए, अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग में डेटाबेस बहुत जरूरी होती है कि आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो डेटाबेस के बेस पर फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना वो की जाती है। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो जो हमारे नेशनल हेल्थ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट है वो ये कह रही है कि हमारे पास डेटाबेस नहीं है प्रॉपर और डेटा कलेक्शन का एक इश्यू है। सो जब बॉटम अप अगर हम प्लानिंग करें तो ग्रास रूट लेवल से जो है ना वो डेटाबेस डेवलप हो, उसका एक सेंट्रलाइज डैशबोर्ड हो जिसकी बेस पे हम डिजीज आइडेंटिफाई कर सकें और उन डिजीज को सामने रखते हुए हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना वो कर सकें। सो नीड बेस्ड, डिजीज बेस्ड, कम्युनिटी प्रायोरिटी बेस्ड, दैट्स इंपॉर्टेंट कि हम उसको सामने रख के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। जी, बहुत शुक्रिया आकिब भाई साहब आपका। अब मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ। ब्रेक के बाद फिर हम डॉक्टर सोलंकी से और मिर्ज़ा ज़रिया साहब से बात करेंगे कि फर्दर क्या होना चाहिए जनाब बेहतर शफाफियत लाने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो अब मैं जाऊंगा ज़रा डॉक्टर सोलंकी से ज़रा पूछूंगा कि आप KMC में माशाल्लाह इस इदारे में इतने अरसे रहे हैं, KIHD आपने देखा होगा, उसका बजट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू NICVD, और इस बारे में मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मेरा बात हुई है, तो वो उनका कहना ये था कि जनाब वहाँ काम करने वाले लोग नहीं हैं, उधर काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं करना चाहते, तो इस वजह से वो बजट नहीं है। तो इस हवाले से थोड़ा सा कंपैरिजन कर दें जनाब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मसला ये है कि हमारी जैसे मिर्ज़ा साहब ने बात की ना कि हम हीरोइज्म के शिकार हैं कि कोई हीरो आएगा वो आके इसको तब्दील करेगा। जो इदारे हैं, जो सिस्टम हैं, वो हमने कमज़ोर कर दिए हैं। सिस्टम बने हुए हैं, सिस्टम की सारी रिक्वायरमेंट भी है, सिर्फ उस पर अमल करना है। अब वो मसला ये हो रहा है कि हम उस पर जो सिस्टम बना हुआ है, जिस तरह का भी सिस्टम बना हुआ है, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सिस्टम बने हुए हैं। कहीं पे बादशाहत है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे कोई और सिस्टम है, जो भी है। लेकिन जहाँ पे भी आप देखेंगे कि सिस्टम चल रहा है, अगर सिस्टम को कोई छेड़ नहीं रहा है, सिस्टम को कोई पोक नहीं कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली अच्छी रिजल्ट दे रहा है, 90% रिजल्ट दे रहा है। मसला ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ वही जो मिर्ज़ा साहब ने पहले भी बात की कि और आपने भी अभी डिस्कस की कि हमारी सारी सोसाइटी के अंदर करप्शन इतनी आ गई है कि अगर आप किसी जगह पे, मैं खुद जैसे सपोज करें 5 साल MS था, तो मैंने खुद वहाँ पे फील किया कि मैं वहाँ पे अनफिट था। अनफिट क्यों था कि वहाँ से अननेसेसरी की किस्म की बातें आती थी जो मैं नहीं करता था, तो मुझे 2-3 मरतबा ट्रांसफ़र भी किया गया, धमकियाँ भी दी गई। तो इस तरह करके वो सारे सिस्टम को इस तरह जो मफलूज किया जाता है। डॉक्टर रिफत साहबा को भी मैंने कहा था कि आप भी आएं और इस पे बात करें, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है KIHD की। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी कोई प्रेजेंटेशन है। मैंने कहा चलें जी ठीक है, लेकिन जब उनका क्लैश होता है सब्जवारी साहब, फैसल सब्जवारी साहब के चचा के साथ, तो जरूर मीडिया की तरफ वो राग़िब होती है, वरना फिर वो बात नहीं करती। तो सारा मसला ये है कि आपकी विल अच्छी हो और सिस्टम जो चल रहा है उसको चलने दें, बीच में आप उसको सर शफाफियत कैसे लाएंगे मिर्जा साहब, ये आप मुझे बताइए कि अभी NICVD इतना बड़ा ये इनका सेटअप है, 36 इनके मुख्तलिफ मराकज़ हैं अस्पतालों के अलावा, और इतनी एंजियोग्राफी भी, एंजियोप्लास्टी भी होती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो शफाफियत लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाउ की इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी किस तरह से लाई जाएगी हमारे डॉक्टर्स में? इसके बाद जो है बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर सारी चीज़ों को अगर किसी एक पैरा में, एक जुमले में अगर मैं बंद कर दूं शफाफियत लाने के लिए, तो उसका सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है और एक ही चीज़ है जो आप अप्लाई करें तो काफ़ी हद तक शफाफियत आ सकती है। और वो ये है कि हर किस्म का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो बंद हो जाए। वो बिल्कुल हर किस्म का, ऊपर से लेकर नीचे तक। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो आदमी जिस जगह पे बैठा है ना, उसकी पीछे से बैक बड़ी मजबूत है।
जी। अगर वो किसी मसले में इन्वॉल्व है, बिल्कुल सही कहा। अगर डॉक्टर नदीम कमर साहब की बड़ी कुछ भी नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं नाम नहीं, किसी का भी नहीं, बड़ी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने किसी की तरफ 7 महीने तक जो है सीएम साहब ने स्ट्रक रहा ऑर्डर, किसी की तरफ मेरा इशारा नहीं है, मैंने किसी की तरफ फिंगर पॉइंट आउट नहीं किया। मैंने कुलिया बता दिया, एक कानून आपको बता दिया, एक मतलब अपना बता दिया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को आप खत्म कर दें, एक बात। दूसरी बात ये थी कि आप मेरिट ले आए, कि इसलिए कि देखिए मेरिट पे अगर कोई आदमी किसी जगह पे काम करेगा तो वो डिलीवर करेगा। अगर वो किसी वास्ते से आया है, किसी की सिफारिश से आया है, पैसे दे के आया है, रिश्वत दे के आया है, वो काम नहीं करेगा, कभी भी काम नहीं करेगा। और तीसरी बात है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर आदमी की, मतलब जिस जगह पे जो आदमी बैठा है ही शुड बी अकाउंटेबल, शी शुड बी अकाउंटेबल, कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको इस वक्त ड्यूटी पे आना है, आपको इस वक्त ड्यूटी से जाना है। आप अगर 9 बजे का टाइम है, 8 बजे का टाइम है, आप 11 बजे आ रहे हो, आपका 3 बजे तक का टाइम है तो 12 बजे चले जाते हो आप। तो ये अकाउंटेबिलिटी अगर आप लागू कर देंगे, और उसके बाद अक्रॉस द बोर्ड सबको, मतलब ये नहीं कि भाई वो ब्लू आइड है तो वो फलाए है, तो ये अक्रॉस द बोर्ड सबके साथ एक, इसलिए कि दुनिया ने जो तरक्की की है ना, अब वहाँ अगर आप चले जाएं तो वहाँ किसी बहुत बड़े प्रोफेसर की, बहुत बड़े मतलब वजीर आजम की बेटी भी अगर किसी अस्पताल में काम कर रही है, वो किसी को ये नहीं कह सकती कि मैं वजीर आजम की बेटी हूँ, मैं आपको एक और बात बताऊं कि ट्रीट होगी। फॉर्मर कौंसल जनरल ऑफ यूएस माइकल डॉटमैन जो थे, उन्होंने गायनोकोलॉजी वार्ड था जेपीएमसी का, उसको रेनोवेट किया, एंड दैट इज फ्रॉम द फंड्स ऑफ यूएस कॉन्सुलेट, नॉट यूएसआईडी, फ्रॉम द यूएस कॉन्सुलेट। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपका क्या ऐसा इंटरेस्ट था कि भाई आपने इसको रेनोवेट कराया, इतना पैसा वैसा लगवाया और यू टेक स्पेशल इनिशिएटिव। तो उन्होंने मालूम है क्या कहा, उन्हें कहा कि बिकॉज माई वाइफ इज एन एड नर्स एंड शी इज वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 25 years इन सम गायनोकोलॉजी सेटअप। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अगर हमारा कोई इस लेवल पे कोई बंदा होता तो वो तो अपनी वाइफ को न जाने कहाँ से कहाँ प्रोवाइड करता। आप देखें ना, ये जैसे सॉरी बात ज़हन में आई है तो बता रहा हूँ आपको कि जब क्लिंटन प्रेसिडेंट था, हेनरी क्लिंटन जो है ना वो एडवोकेट है, वकील है, तो वो अपनी वहाँ पे मतलब उसको उन्होंने उस इंटरफेरेंस नहीं करने दिया। वहाँ पे कानून ऐसे है कि वो रेलवे स्टेशन पे पहुंची, अखबार में छपी थी तस्वीर बाकायदा उस जमाने में, कि हेनरी क्लिंटन रेलवे पे पहुंची, उसका टिकट घर जो है ना वो, उसको ट्रेन में टाइम नहीं मिला, टिकट नहीं ली, वो बैठ गई जल्दी उसमें। जब वो दूसरी स्टेशन पे उतरी तो टीटी ने उसको रोका और उससे टिकट का फाइन भी दिया और वो सारा किया। अगर यहाँ हमारे यहाँ इस तरह अगर होता तो पहले तो वो उसको फ्री में ही जाने देते। सर याद है मुझे हैरत होती है यहाँ जो सिस्टम है, वही बात जो मिर्जा साहब ने बोली ना कि इन्फ्लुएंस नहीं हो पीछे से, और एक टीटी जो है उसको भी इतने अख्तियारात हो कि वो अपने प्रेसिडेंट से भी सवाल पूछ सकता है, प्रेसिडेंट की वाइफ से भी सवाल पूछ सकता है। तो यही सिस्टम है, इसके अलावा कोई और सिस्टम है भी नहीं। सर याद है मैं आपको बताऊं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर जो है वो डॉक्टर अजरा पीचू साहिबा जो वजीर सेहत थी, उनसे सवाल करते थे एनआईसीडी के करप्शन के। तो वो हर प्रेस ये कह रही हाँ मैं देख लेती हूँ, हाँ मैं देखती हूँ इस मसले को, मैं देखती हूँ, लोग पूछा करते थे उनसे। तो मतलब यहाँ तो वो सिस्टम है कि जो हाई अप्स हैं वो भी कोई अगर इन्फ्लुएंशियल इतना होता है तो उससे वो नहीं पूछ पा रहे होते। कि हैरत होती है कि 30 से ज्यादा इनके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, 6 से 7 बिलियन की इनकी प्रोक्योरमेंट है, उनमें से बड़े आराम से 2 बिलियन की जो है वो करप्शन हो जाती है। माशाल्लाह से 2 साहबजादे उनके, एक साहबजादा एडमिनिस्ट्रेशन सब देख रहा है, एक साहबजादा जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन देख रहा है, और माशाल्लाह तकरीबन 20 से ज्यादा अफसरान के ऊपर जो 17 से अबव के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर केसेस हैं। तकरीबन 11 अफसरान ऐसे हैं 17 ग्रेड से अबव के जिनके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं पे वो भर्ती हुए हैं, और वो उनके जो है चैलेंज हो गए, उनके अपॉइंटमेंट जो है वो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो मतलब इतने बड़े पैमाने पर एक इदारे में मिर्जा साहब, एक अस्पताल है उसके ऊपर इतनी बड़ी करप्शन हुई है। तो इस पे कोई पीएमए का इंस्टांस या आपके कोई डॉक्टर्स एसोसिएशन उनका कोई इंस्टांस ऐसा नहीं है। बल्कि एक और चीज मैं बताऊं कि मैं हैरान हुआ कि वहां की जो सैलरी की जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास आया, मैं इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूंगा कि वहां डॉक्टर्स की सैलरीज अगर आप देखेंगे ना तो वो लाखों में है। यानी कि डॉक्टर नदीम कमर को जिन डॉक्टर्स ने सपोर्ट किया, प्रमोट किया, उनको वो 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख, 40 लाख, बाकायदा डॉक्टर से झगड़ा हो गया, वो 50 लाख पे लेकर आए थे अमेरिका से, उनको आपके इल्म में होगा ये। तो मतलब डॉक्टर्स का अमेरिका बना दिया और डॉक्टर्स भी खामोश है, उनको वो कर रहे हैं। तो मतलब इन्होंने तो एक तरह से डॉक्टर्स ने जो है वो
इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की तो इसमें फिर बहुत कमी हुई मैं है। अर्ज कर रहा हूँ ना, मेरा अर्ज करने का मकसद यही है कि अमेरिका से बड़ा मुल्क तो नहीं है ना दुनिया में, और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है कोई ना कोई हैसियत तो उसकी होती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को अपने अगर व्हाइट हाउस के पर्दे अगर चेंज करने की, बाकी सब चीजें छोड़ दे, पर्दे चेंज करने की अगर जरूरत होगी, उसके लिए भी उसको एक कमेटी के पास जाना पड़ेगा। और ये तारीखी बात है कि एक प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल में सर ओबामा के दौर में उसने कहा था, तो उन्होंने आके सब देखा किया, कहने पर्दे आपके ठीक है, चेंज होने की जरूरत नहीं है, ही वॉज नॉट अलाउड टू, मतलब उसको ये भी इख्तियार नहीं है इस बात का कि वो सरकारी खर्चे पे अपने जो है वहाँ के वो करा ले। बच्चे उसके जो है मतलब कहीं छोटी जगहों पे जॉब कर रही थी, दोनों बच्चियां उसकी। बिल्कुल, अभी जो आपके हमारे जो अभी जो प्रेसिडेंट साहब हैं अमेरिका के, जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के, तो इनका बच्चा बीमार हुआ और उसको ले गया, तो इनके पास उसको पैसे देने के, इलाज कराने के पैसे नहीं थे, तो ही वॉज अबाउट टू सेल हिज प्रॉपर्टी, जो घर था उस घर का कहने में बेच रहा हूँ उसको। तो ओबामा को पता चला कि भाई ये घर बेच रहा है, किस लिए बेच रहे हो, जैसा वो बच्चा मेरा बीमार है, तो उसने कहा घर नहीं बेचो, मुझसे आप पैसे उधार, उसने उधार दिए। ये तारीखी बातें सभी आ चुकी हैं, मीडिया में सब आ चुकी हैं। तो अब बात हम करते हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि हम ये कर लें, हम ऐसा हो जाए, फला हो जाए, ये हो जाए, लेकिन हमारा जो अपना किरदार है, उस अपने किरदार में हम अपने गिरबान में मुंह डाल के झाँकते नहीं है। बात यह है कि अगर आप ऑनेस्टी के मीडिया को भी और मीडिया ने भी कोई खास आवाज नहीं उठाई, पीएमए का आपने नाम लिया, पीएमए का जो करप्शन के बारे में जो स्टांस है, जीरो टॉलरेंस है हमारा। जी बिल्कुल, हम न किसी किस्म के करप्शन को मतलब करने का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मान लो हमारे लोग जो हैं कि जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी स्टोरी, पूरे आप लोग मीडिया वाले बहुत सख्त नजरें रखते हैं हर चीजों पे, बारीक बीनी से आप देखते हैं, कभी कोई ऐसी स्टोरी नहीं मिली होगी कि पीएमए का बड़ा, या पीएमए का जो वॉच डॉग है आप लोग बड़ा है, या कोई वहाँ का वो, या कोई मतलब उनके अच्छे काम तो आप 10 जगह गिनाते हैं, जैसे आपने शेखर साहब का नाम ले दिया, यूसुफ साहब का नाम ले दिया, हमारे और मतलब एक लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा स्कैंडल पीएमए वाले ने किसी के साथ को हवन कर दिया, किसी का कोई प्लाट ले लिया, इस किस्म का कोई कहानी हमारे पीएमए के इसमें हमारे रेंज में हमारा जीरो टॉलरेंस। और जिस तरह से मतलब है कि हम मतलब कहते हैं, तो इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे जब भी हम कहते हैं कि भाई ऑडिट करें, आप चीजों का ऑडिट करें, मेरिट पे लेके आए मरीजों का। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोगों को नौकरियां मिलती हैं पैसे देके, अच्छी सारी पैसे, जो आदमी पैसे देके ना, केएमसी का 20 साल से ऑडिट नहीं हुआ सर, पैसे देके नौकरियां मिलती हैं, एक दफा पैसे देके मेरिट पे नहीं आएगा, पैसे देके नौकरी करने के लिए आएगा, तो उसका पहला जो टारगेट होगा वो ये, जितने पैसे मैंने दिए हैं ना, उन पैसों की मतलब मैं निकाल लूं वापस, उसके बाद फिर एक मामला ऐसा ही होता है सर। तो मैं सिस्टम आपका जो है वो नहीं चलेगा कभी। काम की तरफ लेकर जाता हूं कि इस उम्मीद के साथ कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है बेहतर होगा, और हमारे जो आर्मी चीफ है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जरा वो इस हेल्थ केयर सिस्टम पर भी थोड़ी सी नजर रखें। हालांकि आपके पास बेशुमार इस वक्त जिम्मेदारियां हैं, बेशुमार मसाइल का शिकार है ये मुल्क, लेकिन हेल्थ सेक्टर को आप सर जरूर देखें कि लोगों की जो जिंदगियां हैं वो इनके साथ जुड़ी हुई है कि काम किसी तरह से सही हो जाए। आपके बराबर में ही एनआईसीटी के बराबर में अगर हम देखते हैं तो आप जरा इस चीज को भी देखें कि किसी तरह से शफाफियत हेल्थ केयर सिस्टम में कायम हो। तो मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर मैं अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होऊंगा, आपके पास किसी अच्छे इशू पर आपसे बात करूंगा। अल्लाह हाफिज, आपका बहुत शुक्रिया आपका।